राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर देश के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों के समर्पण को किया नमन। पंचकुला में शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल ने 69 शिक्षकों को किया सम्मानित। यूनिसेफ के साथ पासपोर्ट टू अर्निंग फॉर स्कूल लर्निंग लिटरेसी कार्यक्रम शुरू करने वाला हरियाणा बना देश का पहला राज्य। नूह जिले में G20 के शेरपा की बैठक जारी। कल शाम विदेशी मेहमानों के लिए आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने की शिरकत। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जींद और सिरसा में ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को दी गई मंजूरी। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस महान शिक्षाविद, दार्शनिक व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर देश के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति की ओर से नई दिल्ली में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के चिन्हित 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद, VJTI मुंबई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया। इस दौरान उन्होंने लिखा, शिक्षक हमारे भविष्य के निर्माण और सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम उनके अटूट समर्पण और विशेष प्रभाव के लिए उन्हें सलाम करते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चिन्हित हुए शिक्षकों के साथ संवाद किया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब अतिथि आपके घर आते हैं और अतिथि की चरण रज जब आपके घर में पड़ती है तो ईश्वर का रूप होती है। तो आप मेरे यहाँ मेहमान हैं और आपकी चरण रज आज मेरे घर में आई है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो उससे इसलिए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकलव्य स्कूल में है, मतलब ज़्यादातर आप आदिवासी बच्चों के बीच में हैं। अगर आदिवासी बच्चों के बीच में है तो पर्यावरण की रक्षा तो उनसे हमें सीखनी है जी। हमें उन्होंने जितनी पर्यावरण की रक्षा की है शायद कोई और कर सकता है। अब हमारे देश में रिसाइकल, हर चीज को रिसाइकल करना ये हमारे कल्चर में था। अगर कपड़े पुराने हो गए तो बड़े भाई के छोटे भाई को फिर पहनने लायक न रहे तो उसमें से कोई रजाई विजाई बना दो। आज कल्चर क्या आया है? यूज एंड थ्रो। प्लास्टिक थैली बाजार से माल ले आओ और फिर फेंको। तो हमने हर लोगों को समझाना है कि भाई अपने जीवन को कैसे बदले। सर, हमने अपने स्कूल में कोविड के समय में डिफरेंट लैंग्वेजेस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई सर घर में, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत और हिंदी पर। और बच्चों ने रिसर्च किया, गाने गाए, डांस किया और उसको कंपाइल करके फिर हमने उसे ओपन सोर्स ऑफ लर्निंग की तरह यूट्यूब पर भी डाला सर। बढ़िया। भारत की विशेषता ये है कि हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद शिक्षकों ने भी अपने अपने अनुभवों को साझा किया।
रहे हैं। ये शिक्षकों का सर्वोच्च पुरस्कार है और आज यहाँ पर हम सभी शिक्षक उपस्थित हैं। कल महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हमें सम्मानित भी किया जाएगा। मोदी जी से मिलकर एक अद्भुत ही अनुभव हुआ और बहुत ज़्यादा ऊर्जा का संचार हुआ है हम में। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, शिक्षक सम्मान के बाद रुक जाता है, बल्कि इसके बाद में उसकी यात्रा शुरू होती है कि वो अपने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाए। प्रधानमंत्री के सामने हमारा एक हुआ, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। पंच प्रण पे उनका जोर था। पंच प्रण निर्देश ये कि हम अपने देश को कैसे विकसित बनाएंगे, हमारे जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे कैसे बाहर निकलेंगे और हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो रूट्स हैं उसकी तरफ कैसे वापस हों। नूह जिले में रविवार से शुरू हुई G20 शेरपाओं की चौथी और अंतिम बैठक जारी है। बैठक में शेरपाओं के बीच जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी रिपोर्ट तैयार कर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में उसे रखा जाएगा। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बैठक के दौरान 12 प्रारूप सत्रों में भाग लेंगे। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई और कई अहम विषयों पर सहमति भी बनी है। सुबह शुरू होती हैं, रात भर चलती हैं। ये 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलती हैं नॉन स्टॉप और 24 घंटे चल रही हैं और हर शब्द के पीछे लड़ाई होती है, हर शब्द के पीछे चर्चा होती है, पर सबने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट की हुई है और सबका व्यू ये है कि हम सबको कंसेंसस पे आना ज़रूरी है। तो चैलेंजेस हैं पर हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि एक कंसेंसस बन के उभरे जो कि पूरी दुनिया को आगे ले चले। देखिए, अभी तक सबसे ज़्यादा चीज़ों पर सहमति बन पाई है। 1-2 इश्यूज रह गए हैं, एक क्लाइमेट का, एक जियोपॉलिटिक्स का इशू, उस पर चर्चा चल रही है। बाकी सब चीज़ों पर हमारा सहमति बन गई है और वो हम लीडर्स के आगे ले जाएंगे और लीडर्स फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। सारी जितनी की डेवलपमेंट इश्यूज थी, जितनी प्रायोरिटी इश्यूज थी, जितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट की इश्यूज थी, जितनी ग्लोबल एजेंडा की इश्यूज थी, सब पर हम आगे चले हैं और सब पे हमने सहमति बनाई है। बैठक के दौरान कल देर शाम रात्रि भोज से पहले कलाकारों ने हरियाणा की संस्कृति पर आधारित अनेक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद विदेशी मेहमानों ने रात्रि भोज में श्री अन्न से बने व्यंजनों जैसे बाजरे की खिचड़ी, रोटी, राबड़ी, लापसी सहित विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेहमानों से शिष्टाचार बैठक की और उनके साथ देसी व्यंजनों का आनंद लिया। G20 में भारत की शेरपा अमिताभ कांत व विभिन्न देशों से आई शेरपा और अन्य प्रतिनिधियों ने हरियाणा के परंपरागत व्यंजनों का जायका लिया। रात्रि भोज में कृषि मंत्री JP दलाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा, शहरी विकास के प्रधान सलाहकार DS ढेसी, मुख्य सचिव संजीव कौशल, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र गढ़गटा ने कहा कि इस मेहमान निवाजी से विदेशी मेहमान प्रफुल्लित हैं। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने हरियाणवी संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुति के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया है। साथ ही इस दौरान G20 शेरपाओं ने भारत की लगातार हो रही प्रगति की झलक भी देखी। स्टेट की तरफ से एक डिनर प्रायोजित किया गया था, उसमें जो हरियाणवी संस्कृति है उसके बारे में झलक मिली। साथ ही साथ जो भारत की संस्कृति है उसमें डांस का हर एक कोनों के जो डांस है उसके बारे में, चाहे कुचिपुड़ी डांस हो, भरतनाट्यम हो, कथकली हो, इन सब के बारे में वहाँ पर कल दिखाया गया और राष्ट्र एकता में कैसे पिरोना है इसके बारे में दिखाया। साथ ही साथ भारत ने जो उन्नति की है उसके बारे में भी वहाँ पर क्लिपिंग में बैकग्राउंड में चलता रहा। ये सारा देख के वहाँ पर जो हमारे डेलीगेट्स आए थे काफ़ी उत्साहित हुए। साथ ही साथ जो संस्कृति का उन्हें देखने को मिला वो भी अपने आप में एक अलग ही बात है। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं ताकि इस वैश्विक आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जा सके। शिखर सम्मेलन के मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम में G20 के देशों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है। इस महोत्सव में दस्तकारी और हस्तकला से संबंधित सामग्रियों की बिक्री के साथ साथ भौतिक व वर्चुअल तरीके से प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर भारत मंडपम में भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में G20 के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने G20 के होने वाले शिखर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता में देश के पास अपनी कला, संस्कृति, साहित्य और नए भारत को दिखाने का अवसर है। देखिए, भारत ने केवल नारा नहीं ये करके दिखाया है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना, टर्की, सीरिया से लेकर नेपाल में भी मदद करने के लिए सबसे आगे आया। वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया भर के 160 देशों को वैक्सीन और मेडिसिन देने का काम भारत ने किया। तो भारत इसको एक बार नहीं अनेक बार पिछले 9 सालों में करके दिखाया। और इस बार G20 की अध्यक्षता में भारत के पास अवसर है अपनी कला, संस्कृति, साहित्य और नए भारत को दिखाने का। तो इसलिए मैंने कहा कि हम एग्जीबिशन के माध्यम से तो दिखा रहे हैं, लेकिन देश के 60 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग करके हमने दिखाया कि कैसे भारत अलग अलग शहरों में क्या इसकी ताकत है, अलग अलग राज्यों की क्या विशेषताएं हैं। और दुनिया भर के लोगों ने माना कि जो कोई आज तक नहीं कर पाया वो भारत ने अब तक किया है। अपने कल्चर, ट्रेडिशन के साथ साथ नए भारत की उभरती तस्वीर को दिखाया है। एक मैं बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये जो पूरे यहाँ की जिम्मेदारी है वो दूरदर्शन के सिर पे है। और डीडी ने 78 ऐसे UHD और 4K कैमरास एयरपोर्ट, राजघाट, भारत मंडपम यहाँ पे लगाए ताकि उन शॉट्स को कैप्चर करके दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स को दिया जा सके और क्लीन फीड के रूप में देंगे ताकि दुनिया भर में दिखाएं। बर्ड आई व्यू कैमरास भी लगाए हैं ताकि वो व्यूज़ भी कैप्चर किए जा सकें जो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये सफल जो ताकि और हमारा G20 बढ़ रहा है, ये इसमें हम सब के प्रयास, जो दुनिया भर के जो हमारे मीडिया कर्मी आएंगे उनके लिए सुविधाओं से लैस ये पूरा एरिया होगा। और शायद ही कहीं पर मीडिया सेंटर मेन लीडर समिट के पास इतना हो जितना यहाँ पे किया गया है। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। यही कहूँगा, आइए भारत, G20 आपको बुला रहा है, लेकिन इसके बाद अपने परिवार के साथ आइए भारत का कोना कोना देखने के लिए, क्योंकि भारत में बहुत कुछ दिखाने के लिए दुनिया को, जो दुनिया को जानने की आवश्यकता भी है। डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स डॉक्यूमेंट्स के आउटकम को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति में डिजिटलीकरण की अहम भूमिका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमी क्षेत्र में भारत की प्रगति दुनिया भर के लिए मिसाल साबित हुई है। Case study, a nation that has employed and deployed technological tools for progress and growth. And this is increasingly being seen by countries that have lagged behind as a way to follow India's lead, taking the India DPI, an open source digital infrastructure, and using this to create the same impact that India has. India in particular has already signed 8 MOUs where the India stack and the India DPI will be made available free of cost, open source for countries that have signed the MOUs to implement in their own countries and to create their own ecosystems of innovation and developers that support their DPIs. G20 डिजिटल इकोनॉमी बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का देश की GDP पर 4 से 4.5% योगदान था, जो अब बढ़कर 11% हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि साल 2026 तक ये 20% तक पहुंच जाएगा। In 2014 to about 11% today and is expected to touch 20% by 25-26. पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में 69 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही राज्यपाल ने स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के कार्यक्रम पासपोर्ट टू अर्निंग फॉर स्कूल लर्निंग लिटरेसी कार्यक्रम का ब्रोशर भी लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने पुस्तक ज्ञान यात्रा रथ को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल
गुज्जर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में सभी शिक्षकों का विशेष योगदान रहता है। उन्होंने सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे सभी बच्चों को शिक्षित करने में अपना सहयोग दें ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में 1125 विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जिसमें 28,139 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को 6 महीनों का विशेष प्रशिक्षण देकर सामान्य स्कूलों में प्रवेश दिलाने की कोशिश की गई है। इसलिए आज राज्य सरकार, हरियाणा राज्य सरकार इस कार्यक्रम को इस संदर्भ में भी उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का नया जो है विद्यार्थियों को सिखाने के लिए प्रारंभ किया है। बहुत अच्छी बड़ी कदम है। इसलिए जो अधुनातन जितने भी नैपुण्यता है, स्किल्स है और बैंकिंग सेक्टर से डिजिटलाइजेशन ऐसे सारे विषय जो है उनको अच्छी जानकारी लेने से आगे इसमें वो बढ़कर रोजगार प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुलभतर मार्ग हो सकता है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एक अच्छा अध्यापक बच्चों में हुनर तराशने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार देता है। अध्यापक विद्यार्थी के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ के साथ मिलकर पासपोर्ट टू अर्निंग फॉर लर्निंग स्कूल लिटरेसी कार्यक्रम शुरुआत करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। जो फाइनेंशियल विषय हैं उनको लेके ताकि बच्चे उसमें उसका लाभ उठा सकें और भी कुछ ज़्यादा जानकारी ले सकें, और यूनिसेफ के साथ मिलके हमने इस प्रोग्राम को चालू किया और यूनिसेफ ने हमें आमंत्रित भी किया अपने प्रोग्राम में। हालांकि 200 देश उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रदेश के लिहाज से हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसको उसने इस प्रकार का अवसर दिया है, और जो हमने 5 लाख टैब बच्चों को दिए हैं, तो ये मैं समझता हूँ विश्व में अपने तरह का एक पहला काम है जो किसी राज्य सरकार ने जो इतना बड़ा कार्य किया है, और इसको उन्होंने मान्यता दी है। और अभी उनका सम्मेलन है और उसमें भी उन्होंने हरियाणा की ओर से हमें आमंत्रित किया। शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने खुशी जताते हुए शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार का विशेष आभार व्यक्त किया। मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं बच्चों के हित के लिए और स्कूल इंस्टीट्यूशन के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करके जो मुझे ये सम्मान प्रदान किया है, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, इससे बड़ा सम्मान शिक्षक के लिए नहीं हो सकता। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित होना हमारे लिए गर्व का विषय है। आज 19 साल की सेवा के बाद ये मेडल प्राप्त की है और ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसे ज़िंदगी जी ली हो। जितना कार्य स्कूल से लेके शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्य जो किए हैं, ये उन सभी कार्यों के लिए हमें सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में 5 जिलों चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जींद और सिरसा में 6 परियोजनाओं हेतु भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 1 माह में इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित किया जाए और भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी उपस्थित रहे। इसके अलावा संबंधित जिलों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले भू मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने पारदर्शी तरीके से भूमि की खरीद के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों व गरीबों का भला सोचती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी। इसलिए हमारी सरकार ने एक प्रणाली विकसित की, जिसके तहत ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भू मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लिया। फिनटेक फेस्ट के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एक जिम्मेदार वित्तीय इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम समावेशी, लचीला और टिकाऊ होना चाहिए। And unless we use technology as a tool to make sure that each one of these areas are addressed, ensuring financial ecosystem which is going to be, like we have tried in India, financially inclusive citizens cannot be brought about. So to make an inclusive, resilient and sustainable financial ecosystem, I see technology as a very powerful tool. But for the tool to be effective, the key to the world and for a responsible financial ecosystem, global cooperation is absolutely critical. इसके साथ ही अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि देश में डीमैट खातों की संख्या वित्त वर्ष 2019-20 में 4.1 करोड़ थी, जो कि 2022-23 में बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। Demat accounts has increased by 2.5 times, from 4.1 crore in 2019-20 to 10 crores in 22-23. A record number of mutual funds, SIPs, are being registered, which again helps in generating long-term wealth, and with a monthly flow in the mutual fund industry through the route reaching all-time high of 15,245 crores in July 2023. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज जुलाई में आयोजित हुई 10वीं की पूरक परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। इनमें कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय और अंक सुधार की परीक्षाएं शामिल थीं। यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर सायं 5 बजे से देख सकते हैं। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश के 31 परीक्षा केंद्रों पर 27 जुलाई से 28 अगस्त के बीच करवाया गया था, जिसकी पास प्रतिशतता 37.14% रही। इन परीक्षाओं में प्रदेश भर से 37,080 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। उन्होंने बताया कि पास प्रतिशतता में फतेहाबाद पहले पायदान पर रहा और महेंद्रगढ़ जिला सबसे नीचे के पायदान पर रहा। परीक्षा थी वो 71 केंद्रों पर 27 जुलाई से 18 अगस्त तक शिक्षा बोर्ड ने संचालित की थी और उसका आज परिणाम घोषित किया जा रहा है। इसका जो पास परसेंटेज है वो 37.14 रहा। इसमें कुल 37,080 विद्यार्थी जो प्रविष्ट हुए थे इसमें, और जो छात्र थे वो कुल मिला के 20,904 थे। छात्राएं 16,176 थी और जो छात्रों की पास परसेंटेज है वो 37.03 रही और छात्राओं की 37.27 रही। अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसके अंदर जो छात्राओं का जो पास परसेंटेज है वो 0.24 जो है वो अधिक रहा। जो जिला फतेहाबाद वो टॉप में रहा और जिला महेंद्रगढ़ है वो सबसे नीचे वाले पायदान पे रहा। इसमें साथ ही बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन नवंबर से दिसंबर माह में करवाया जाएगा। वहीं 8वीं कक्षा की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा आयोजित करवाए जाने पर उन्होंने कहा कि प्रपोजल बनाकर सरकार को भेज दिया गया है। ज्यादातर अक्सर हम नवंबर में करवाते हैं, लेकिन सरकार के पास प्रपोजल भेजा जाता है। जैसे ही प्रपोजल सरकार का आता है, समय अनुसार देखते हुए कोई और परीक्षाओं का ध्यान में रखते हुए सरकार हमें डेट भेजती है। उसके बाद जो है बोर्ड उन तिथियों के अनुसार परीक्षाएं करवाते हैं जब सरकार से अप्रूवल आता है। प्रयास है नवंबर या दिसंबर तक मैक्सिमम परीक्षाएं हो जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा करनाल में प्रत्येक मंगलवार को अधिकारियों के लिए कार फ्री डे घोषित करने के बाद आज उपायुक्त अनीश यादव करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आज के दिन अधिकारी कारों को छोड़कर साइकिल व पैदल कार्यालय में पहुंचे हैं। यह स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। उन्होंने जिलावासियों से आह्वान किया कि सप्ताह में कम से कम एक दिन स्वेच्छा से इस मुहिम में भागीदारी बने। वहीं एसडीएम अनुभव मेहता भी
साइकिल पर सवार होकर अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आमजन से भी इस अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया। इस्तेमाल कम से कम करेंगे। मेरे को लगता है कि 90% इस सेगमेंट में ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो उनका जो घर से ऑफिस की जो दूरी होगी वो विदिन 5 किलोमीटर रेडियस पे होगी। तो हम चलो 5 दिन नहीं, कई बार इमरजेंसी वाले केसेस भी रहते हैं, पर शुरुआत के लिए हम कोई एक दिन निर्धारित कर लें। जैसे हमने मंगलवार का दिन निर्धारित करा है, तो वहाँ पे कोई मार्केट एसोसिएशन है, कोई बाज़ार की कोई एसोसिएशन है, वो कोई एक दिन निर्धारित खुद ही अपना मतलब अपनी रजामंदी से करें। मंत्री महोदय द्वारा की गई थी करनाल से, और उस दिन ये आह्वान किया था कि हर मंगलवार को करनाल में कार फ्री डे रहेगा। उसी कड़ी में आज सभी अधिकारी कार से मतलब अपनी जो व्हीकल है, सरकारी व्हीकल को छोड़कर साइकिल का प्रयोग करके या पैदल आए हैं, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उसी कड़ी में हमने भी इसमें भाग लिया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये जारी रहेगी और इस तरह हम अपने स्वास्थ्य के प्रति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकेंगे। पर अधिकारियों की इस पहल का आम नागरिकों ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इसे सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। या साइकिल से प्रयोग करना चाहिए। इससे पैसे की भी बचत, प्रदूषण और भी कई चीज़ें, बीमारियों से बचने के लिए हर मंगलवार को पैदल या साइकिल से प्रयोग करना चाहिए हर बंदे को। ये सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, जिससे लोगों का शरीर स्वस्थ रहेगा और शहरों में जाम नहीं लगेगा और पेट्रोल का खर्चा बचेगा और इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा और हम लोगों का जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। हमें ये हैबिट होनी चाहिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 1 सितंबर से नशे के विरुद्ध शुरू की गई साइक्लोथॉन के दौरान करनाल में प्रत्येक मंगलवार को कार फ्री डे बनाने की अपील की थी। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म के लिए दिए गए विवादित बयान पर देश के प्रबुद्ध नागरिक समूह ने सीजेआई की चिट्ठी लिखकर सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीजेआई स्टालिन के बयान का संज्ञान ले। प्रबुद्ध नागरिक समूह में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और नौकरशाहों सहित 262 प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हैं। सीजेआई को लिखे पत्र में शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के संदर्भ में उदयनिधि स्टालिन के नफरत भरे भाषण पर ध्यान देने को आग्रह किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला में विश्व परमार्थ फाउंडेशन की ओर से हमारे भारतीय संस्कारों का महत्व विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संगोष्ठी की सराहना करते हुए कहा कि संतों ने साधने में सीखी गई बातें हमारे जीवन को दिशा निर्देश देती हैं। इसी कड़ी में हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए भी प्रदेश भर में यात्रा शुरू की गई है। आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से इन संस्कारों का स्वरूप थोड़ा बदल गया है, लेकिन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यह संस्कार मनुष्य के चरित्र निर्माण के प्रमुख आधार कहे जा सकते हैं। संस्कारित किया जाए, इसकी दिशा ठीक की जाए, ताकि देश और प्रदेश का जो भविष्य है वो युवाओं के कंधे पर है। तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन आगे के लिए विचार किया गया कि कैसे हरियाणा को ड्रग फ्री हरियाणा ऐसा बनाया जाए। संस्कारों की बात इसलिए की जाती है कि हमारा मनुष्य जीवन एक सामूहिक जीवन है, और इस सामूहिक जीवन में यदि संस्कार नहीं होंगे तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अगर हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, जिसको अंग्रेजी में सोशल एनिमल कहा जाता है, तो सामाजिक प्राणी के नाते पशुओं में और हम में अंतर इतना ही है कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, हमारे काम करने की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हम सह अस्तित्व के नाते एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अगर हम संस्कारों को अपने जीवन में विद्यमान करते हैं तो निश्चय ही एक बेहतरीन समाज बनाने में योगदान देते हैं। समाज को जगाने के लिए, समाज को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति जागरूक करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कुछ समय था कि विदेशों के युवा यहां भारत के अंदर ज्ञान लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी या अन्य हमारे जो शिक्षा के केंद्र थे, दूर दूर से लोग भारत की संस्कृति,
भारत की सभ्यता के बारे में, भारत के संस्कारों का ज्ञान लेने के लिए आते थे। लेकिन आज हमारा युवा विदेशों के अंदर जो जा रहा है, उसको अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का ज्ञान हो, ये हम सबको प्रयास करना चाहिए। श्री श्री 108 तपोनिष्ठ अग्निहोत्री संपूर्णानंद ब्रह्मचारी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करुणा वर्णालय बापू मुक्तानंद सभापति पंच अग्नि अखाड़ा ने की। संपूर्णानंद ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।